हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं देवेंद्र प्रताप सिंह, जीके जीएस उद्योग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का अगला पार्ट मराठा प्रशासन लाए हैं। कल छत्रपति शिवाजी महाराज, आज मराठा प्रशासन पे जिक्र करेंगे, ठीक। क्योंकि मराठा जो है बहुत तेज़ से उग्र शक्ति थी जो मुगल साम्राज्य का जब अंत हुआ था, ठीक। इसने काफ़ी एरिया में अपना दबदबा बना लिया था, ठीक। तो मराठा प्रशासन के बारे में, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो मराठा प्रशासन के बारे में डिस्कशन करने से पहले हम आपको बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपके एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट बहुत ज़बरदस्त है, ठीक। तो शुरू करते हैं। तो मराठा राज्य ने हिंदुओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया। इन्होंने हिंदुओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया और फारसी की जगह मराठी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया। इन्होंने अपने यहाँ फारसी की जगह, क्योंकि मुगलों का शासन था तो इन्होंने फारसी की बजाय इन्होंने मराठी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया। ये बहुत बड़ा पॉइंट इन्होंने किया। फिर उन्होंने राज्य के प्रयोग हेतु राज्य व्याकरण कोश का नाम का एक स्वयं शब्दकोश निर्मित किया। यानी खुद की एक डिक्शनरी इन्होंने निर्मित की, ठीक। शब्दकोश, राज व्याकरण कोश, ठीक। मराठा साम्राज्य का अध्ययन निम्नलिखित 3 शीर्षकों के तहत किया जा सकता है। पहला केंद्र प्रशासन, दूसरा राजस्व प्रशासन और तीसरा है सैन्य प्रशासन, ठीक। इन तीनों के बारे में हम लोग अलग अलग डिस्कस करेंगे, राइट। तो मराठों को अपने समकालीन राज्यों, विशेष रूप से बीजापुर और अहमदनगर के संदर्भ में प्रशासनिक एवं सैन्य प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान था। इनके दृष्टि से सबसे अच्छा जगह जो थी बीजापुर और अहमदनगर था, ठीक, जहाँ पे ये काम अच्छे से कर सकते थे, ठीक। तो आप शुरू करते हैं केंद्रीय प्रशासन। केंद्र प्रशासन में स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पॉइंट, इसकी स्थापना शिवाजी द्वारा समर्थ प्रशासनिक प्रणाली हेतु की गई। जो अधिकतम प्रशासनिक सुधारों की प्रेरणा अहमदनगर में मलिक अंबर के द्वारा प्रशासनिक सुधारों से मिलती है। अहमदनगर में मलिक अंबर थे, इन्होंने प्रशासनिक सुधार बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया, मतलब एक हर चीज़ सिस्टमैटिक वे में, जिसकी वजह से काफ़ी प्रभावित हुए थे। तो इन्होंने अहमदनगर के मलिक अंबर द्वारा प्रशासन सुधारों में मिली थी, इनके आधार पर इन्होंने प्रेरणा ली और प्रशासन अपना संभाला, ठीक। राजा सर्वोच्च अधिकारी था, जिसकी सहायता के लिए अष्टप्रधान नाम से जाने जाने वाला एक 8 मंत्रियों का समूह हुआ करता था, ठीक। तो जिनके अष्टप्रधान थे, इन पे जिक्र हम कर लें पॉइंट टू पॉइंट। पेशवा या प्रधानमंत्री, यह सामान्य प्रशासन की देखरेख कर सकता था। मतलब कि पेशवा का हो या प्रधानमंत्री जो होते थे, पेशवा मतलब आज की डेट में प्रधानमंत्री, तब पेशवा, ये टोटल पूरे प्रशासन की देखरेख करते थे। दूसरा था अमात्य या मजूमदार, यह लेखा प्रमुख थे, अकाउंट मेंटेन करने के, जो बाद में राजस्व एवं वित्त मंत्री बन गए, ठीक। तीसरा आपका सचिव एवं सूरनवीस, इसे चिटनीस कहा जाता था, चिटनीस, यह राजकीय पत्राचार का कार्य देखते थे, ठीक। चौथा सुमंत या दबीर, यह राजकीय समारोहों में विदेशों मामलों का प्रमुख मंत्री था, ठीक। कहीं भी कोई समारोह होता था तो जितने भी फॉरेन या विदेश के मामले होते थे वो यही देखता था, ठीक। नेक्स्ट है सेनापति, सरे नौबत इसे कहा जाता था, या सेनापति, यह सेना प्रमुख होता था जो सैन्य भर्ती, प्रशिक्षण एवं अनुशासन की देखरेख करता था, ठीक। फिर मंत्री या वाकिया या नवीस इसे कहा जाता है, यह आसूचना, राजा के निजी सुरक्षा एवं अन्य गृह कार्यों का प्रमुख था, ठीक। नेक्स्ट 7th, न्यायाधीश, यह न्याय प्रशासन का प्रमुख था, तो कॉमन सी बात है। पंडित राव, यह राज्य के धर्मार्थ एवं धार्मिक कार्यों का प्रमुख था, जनता के नैतिक उत्थान के लिए कार्य करता था, ठीक। नेक्स्ट है पेशवा जो होता था, पेशवा मंत्री एवं सचिव के नाम 3 मंत्रियों को अपने विभागीय दायित्वों का अतिरिक्त बड़े प्रांतों का प्रभारी का दायित्व सौंपता था। पेशवा जो होता था, मंत्री एवं सचिव नाम के 3 मंत्रियों को अपने विभागीय दायित्व के अतिरिक्त बड़े प्रांतों का प्रभारी दायित्व सौंपता था, ठीक। अगला पॉइंट है न्यायाधीश और पंडित राव को छोड़कर सभी मंत्री को अपने असैनिक दायित्वों के अतिरिक्त सैनिक कमान भी संभालनी होती थी, ठीक। मतलब ये लोग क्या होते थे, अगर सैनिक वाला सिस्टम हो, लड़ाई करना हो तो खुद भी जा सकते, लेकिन न्यायाधीश और पंडित राव को छोड़कर ये लोगों को नहीं। क्वेश्चन आ जाएगा कि मराठा युद्ध के लिए जाते थे, कौन नहीं जाते थे, न्यायाधीश
तो न्यायाधीश तो नहीं जाएंगे, लेकिन पंडित राव तो पंडित राव भी नहीं जाते थे। ठीक है, ये को मैंने पिक्चर एक बनाया है, ये देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज, पंडित राव, न्यायाधीश, पंत प्रधान, अमात्य, सचिव, मंत्री, सेनापति। ठीक, ये मैंने एक पिक्चर के थ्रू बताया आपको। मंत्री को नियुक्त 8 मुंशियों व लिपिकों की सहयोग प्रदान होता था, मतलब 8 मुंशी और क्लर्क। दीवान जो होते थे उन्हें सचिव कहा जाता। मजूमदार, लेखा परीक्षक, फड़नीस, उपलेखा परीक्षक, सबनीस, दफ्तर का प्रमुख। ठीक, चिटनीस, पत्राचार, लिपिक। ठीक, जामदार, कोषाधिकारी, पोतनीस, रोकड़ अधिकारी, कारखनीस, प्रतिनिधि। ठीक, ये शिवाजी ने अपने संपूर्ण राज्य को 4 प्रांतों में विभक्त किया। प्रत्येक प्रांत का एक राज्य प्रतिनिधित्व में वायसराय होता था और उसने प्रांतों को पुनः परगनों और तालुकों में बांट दिया। परगना और तालुकों में, मतलब प्रांतों को बांटा, प्रांतों को भी छोटे भागों में परगनों और तालुकों में विभक्त कर दिया। ठीक, जिसके अंतर्गत मौजे आते थे। प्रशासन की सबसे छोटी कई ग्राम होती थी, जिसका मुखिया पाटिल यानी पटेल होते थे। ठीक, जैसे आज कहते हैं प्रधान है गाँव के, ठीक, वैसे पाटिल होते थे, प्रधान वो पटेल होते थे इनके टाइम में। ठीक बेटा, अगला इनका पॉइंट आ जाता है राजस्व प्रशासन। अब इनका राजस्व प्रशासन कैसा था, मतलब पैसा कौड़ी वाला सिस्टम, ये सब कैसे था। तो शिवाजी ने जमींदारी प्रणाली को समाप्त कर दिया और उसके बाद रैयतवाड़ी प्रणाली शुरू की और देशपांडे, पाटिल, कुलकर्णी नाम से प्रसिद्ध वंशानुगत राजस्व कर्मचारियों की स्थिति में परिवर्तन कर दिया। जो अभी तक ये लोग होते थे यही लोग संभालते थे। अब क्या किया इन्होंने, वो वंशानुगत था कि जैसे इनके बाबा थे, पापा, ये इनके बच्चे सब एक ही पद संभालेंगे। अब इन्होंने इसका परिवर्तन कर दिया। ठीक, उसके बाद शिवाजी ने मिरासदारों, जिनके पास भूमि के वंशानुगत अधिकार थे, पर कड़ी निगरानी की। जैसे मान लो किसी के बाप के पास 500 बीघा ज़मीन थी, फिर उनके बेटे पर भी वही ज़मीन ट्रांसफ़र हो गई, फिर उनके बेटे पर वही ज़मीन ट्रांसफ़र हो गई। तो इन पे बड़ा नज़र रखी जाती थी कि किसकी ज़मीनें कितनी थी और क्या कैसे था। ठीक, उन्हें मिरासदार कहते थे। ठीक, नेक्स्ट, राजस्व प्रणाली मलिक अंबर की काठी प्रणाली पर आधारित थी। मलिक अंबर की काठी प्रणाली पर आधारित थी ज़मीन का काम, पूरा राजस्व प्रणाली का। इस प्रणाली के अनुसार भूमि के प्रत्येक भाग की माप छड़ी या काठी से की जाती थी। मतलब आपकी ज़मीन कोई भी है तो एक स्टिक होती थी, छड़ी होती थी, और उस छड़ी को नाप के की जाती थी कि कितनी काठी है। ठीक, काठी प्रणाली ही होती थी। अब वो छड़ी 1 मीटर की हो, 2 मीटर की हो, 2 फीट की हो, 4 फीट की हो, जितने की भी हो, ये चीज़ था। अगला पॉइंट है 5, पाँचवा पॉइंट है चौथ और सरदेशमुखी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा है। इनकी आय के अन्य स्रोत थे। चौथ कुल राजस्व का 1/4 भाग था, यानी आपके जो टोटल राजस्व था उसका 1/4 भाग था, जिसे गैर मराठा क्षेत्रों से मराठा आक्रमण से बचने के एवज में मराठों द्वारा वसूला जाता था। मतलब जहाँ मराठा नहीं रहते थे उनसे पैसा वसूला जाता था। जैसे उनके राजस्व का, जैसे कोई प्रांत है, अब उनके यहाँ प्रांत में 5 लाख रुपया है, तो 5 लाख रुपया है तो उनसे राजस्व 5 लाख का 1/4, 5 लाख का 1/4 जो कैलकुलेट कर दिया जाए तो वो जो पैसा बनता था वो उनको देना पड़ता था। चौथ इसे कहते थे। ठीक, तो उसका सरदेशमुखी, यह एक अतिरिक्त कर था जो आय का 10% होता था और राज्य से बाहर स्थित क्षेत्रों में वसूला जाता था। जो राज्य से बाहर स्थित क्षेत्रों से वसूला जाता था, जो इनके प्रांत के बाहर वाला क्षेत्र था वहाँ से सरदेशमुखी वसूला जाता था कि आपकी जो आय, जैसे मान लो मैं बाहर कमा रहा हूँ, मैं लखनऊ में रहता हूँ, मैं बाहर कमा रहा हूँ, तो मेरी आय का 10% हमें सरदेशमुखी देनी पड़ेगी। ठीक, अब इनका देखो, मैंने डायग्राम में देखो दिखाया है। ठीक, ये अगला पॉइंट है सैन्य प्रशासन। ठीक, सैन्य प्रशासन मतलब क्या, डिफेंस सिस्टम। शिवाजी ने एक अनुशासित और कुशल सेना तैयार की। सामान्य सैनिकों को नगद भुगतान किया था, मतलब कि ये जब रखते थे तो उन्हें अपने सिपाहियों को सैलरी देते थे, ये नहीं कि ऐसे खाने पीने रहने के लिए, उनको तनख्वाह भी देते थे। शिवाजी ने बड़े बड़े सरदारों और सेनापति को भुगतान जागीर और अनुदान के रूप में की। और जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे सेनापति, तो उनको जागीर दे दी जाती थी। जब 200 गाँव की जागीर ले लो, 500 गाँव की जागीर ले लो, इस तरह ना। उसके अलावा सेना में पैदल सेना जैसे मावली सैनिक, घुड़सवार जैसे बारगीर, सिलेदार और सैन्य अधिकारी कर्मचारी होते थे। तो मावली सैनिक मतलब पैदल सेना, बारगीर मतलब घुड़सवार। ठीक, ये होते थे। इनके यहाँ जो
सेना प्रमुख होता था उसे सर ए नौबत कहते थे। ठीक, किला का अधिकारी जो था तो किलों को संरक्षण प्रदान करता था, किलादार कहलाता था। पैदल सैनिक को पायक कहा जाता था। पैदल सेना की एक टुकड़ी का प्रमुख नायक कहा जाता था। ठीक, हवलदार 5 नायकों का प्रमुख होता था। जुमलादार 5 हवलदारों का प्रमुख होता था। घुराव बंदूकों से लदी नाव होती थी। ठीक, घुराव बंदूकों से लदी नाव होती थी। गलीवत 40 से 50 खवैयों द्वारा खिने वाली नाव होती थी। साजो सामान ढोने वाली नौसेना शामिल थी इनके पास। ठीक, जो सामान इधर से उधर ले जाए। ठीक, तो देखा जाए इंपॉर्टेंट नोट्स पॉइंट इसमें है, मराठा राज्य जहां त्वरित सैन्य अभियान महत्वपूर्ण थे कि नीतियों के निर्धारण में सेना एक प्रभावी उपकरण थी। केवल वर्षा ऋतु में सेना आराम करती थी, अन्यथा पूरे साल अभियानों में व्यस्त रहती थी। ठीक, ये बहुत खास बात है। मराठा राज्य की बात की जाए तो जो इनके हमेशा सैन्य का अभियान महत्वपूर्ण होते थे। नीतियों के निर्धारण में सेना एक प्रभावी उपकरण थी। केवल वर्षा ऋतु में जब सेना आराम करती, जब बारिश होती थी तो नहीं कहीं जाते थे, अन्यथा पूरे साल अभियानों में व्यस्त रहते थे। ठीक, बहुत खास पॉइंट। उसके अलावा पिंडारियों की सेना के साथ जाने की अनुमति थी। पिंडारियों के साथ जाते थे लोग, और जिन्हें पाल पट्टी कहा जाता था, जो कि युद्ध में लूटे हुए माल का 25% थी, जो को वसूलने की अनुमति प्रदान की गई थी। मतलब कि हम आपके साथ चलेंगे तो, लेकिन जो लूटा हुआ माल है उसका 25% आप हमें देंगे। ठीक, ये चीज़ था। तो इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि मराठों की प्रशासनिक प्रणाली बहुत हद तक दक्कन राज्यों के प्रशासनिक व्यवहारों से प्रभावित थी। फिर भी मराठों को अपने समकालीन राज्यों के विशेष रूप से बीजापुर अहमदनगर के संदर्भ में प्रशासनिक और सैन्य प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान था। ठीक, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मराठा प्रशासन से है। ठीक, उसके बाद आप लोग चैनल को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। ओके, तो ये मराठा प्रशासन था आपका। ठीक, अगली वीडियो कल संडे है और संडे को आपको करंट अफेयर की वीडियो मिलेगी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।